हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम जो है इसमें क्लास 9 का ये चैप्टर 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर जो है उसको अध्ययन करेंगे। पहले जो है वन लाइन फैक्ट में देखेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वन लाइन फैक्ट देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लास्ट में करेंगे और इसके बाद आपका क्लास 9 का जो है पूरे बुक ख़त्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का है जो हमारे गुरुजी नवीन सिंह सर ने बनाए हैं। तो इसको आप ना क्या कीजिएगा, अगर आपको स्लो लगे तो आप इसको 2.0 पे करके और इसको आप देख लीजिए। देख लेने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा, गारंटी कह रहे हैं। एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो चलते हैं। पहला चैप्टर है कोशिका। पहला चैप्टर है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के रूप, आकार और संख्या में बहुत भिन्नता होती है। जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। वैसे जीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। कोशिका का आकार, आकृति और कार्य को अनुरूप होती है। उसके बाद चलते हैं पादप कोशिका जंतु कोशिका से मूलतः समान ही होते, परंतु कुछ महत्वपूर्ण भिन्नता होती है। कोशिका भित्ति, लवक, कोशिका रस, भरी हुई रसधारियाँ केवल पादप कोशिका में होती है। साथ ही तारकाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली। कोशिका के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है जो कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर सेल्यूलोज की बनी कोशिका पाई जाती है। जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकोरियोटिक कोशिका में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। अंतःप्रदव जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी एवं दानेदार, तथा यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र बनाती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय स्थल है। गोल्जी उपकरण सूक्ष्म नलिकाओं एवं थैलियों जैसी रचनाओं का बना होता है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह कहा जाता है। लवक कई प्रकार के होते हैं। हरित लवक खाद्य संश्लेषण से संबंधित है तथा ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन करता है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है जो कोशिका की स्थिति बनाए रखती है तथा अपशिष्ट पदार्थों का संचयन करती है। उसके बाद चलते हैं, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं केंद्रीय कोशिकीय उपापचयी कार्यों का नियंत्रण करता है तथा कोशिका में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक जो है कोशिकीय उपापचयी कार्यों का नियंत्रण करता है तथा इसको आप एक बार सही से याद रखना, जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस वो कोशिकीय उपापचय मेटाबॉलिज्म को कार्यों का नियंत्रण करता है तथा कोशिका सेल डिवीजन में भी महत्वपूर्ण निभाता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसका निर्माण डीएनए और प्रोटीन से होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली तथा वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं।
कोशिका में मौजूद कोशिकीय झिल्ली पदार्थों के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये कार्य विसरण और प्राशन क्रियाओं द्वारा दोनों द्वारा होता है। उसके बाद गैसों गैस तथा द्रव तथा विलय के अणुओं की उनकी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम संख्या के क्षेत्र को ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। बल का विलायक अर्धपारगम या चयनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रूप से जल अवशोषित करते हैं। अब चलते हैं दूसरा, ऊतक। वैसी कोशिकाओं के समूह क्लास 2 है ऊतक, टिश्यू। ऊतक की बात करते हैं तो वैसी कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति, बनावट तथा कार्य समान ऊतक कहलाते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभेदक ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभेदक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होती रहती है एवं यह पौधे की वृद्धि वाले क्षेत्र जैसे मूल तथा तना के शीर्ष पर रहती है। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं एवं यह विभेदक से बनती है। पौधे में वृद्धि के स्थान के आधार पर विभेदक ऊतक शीर्ष, पार्श्वस्थ एवं अंतर्वेशी होते हैं। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। समान कोशिकाओं के समूह सरल ऊतक बनता है। मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दीर्घ ऊतक सरल अस्थायी ऊतक है। मृदु ऊतक पतली भित्ति की जीवित कोशिकाओं का बना होता है जिसका कार्य रक्षा करना है। अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी जीवित कोशिकाओं के स्थूलकण ऊतक बनता है जो पौधे की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। दीर्घ ऊतक मोटी दीवार की मृत कोशिकाओं का बना होता है, यह भी पौधे को यांत्रिक सहायता दे देता है। जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। जैलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है। जैलम जल एवं घुलित खनिज लवण का संबंध पौधे की जड़ से शीर्ष भाग तक करता है। फ्लोएम पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ का संबंध करता है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम, संयोजिक, पेशी एवं तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों का बाहरी या भीतरी आवरण बनाता है। एपिथेलियम ऊतक के मुख्य कार्य है सुरक्षा, विसरण, स्रवण एवं अवशोषण है। संयोजिक ऊतक अन्य ऊतकों को एक साथ बांधकर उन्हें मजबूती और सहायता प्रदान करते हैं। एडियोलर ऊतक, एडिपोज ऊतक, अस्थि, उपास्थि, रक्त, लसिका ये सभी संयोजिक ऊतक है। रुधिर या रक्त एवं लसिका के तरल ऊतक भी कहा जाता है। रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, WBC, सुदृढ़ रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। रुधिर द्वारा पचे हुए भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन आदि का परिवहन होता है। रुधिर द्वारा पचे हुए भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन आदि का परिवहन होता है। रुधिर द्वारा ऊष्मा विवरण, रोगाणु से रक्षा आदि कार्य भी होता है। लसिका खाद्य खाद्य पदार्थों के परिवहन एवं हमारी सुरक्षा के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। पेशीय ऊतक पेशीय कोशिकाओं से बनते हैं, ये गति करने वाले ऊतक हैं। पेशीय तंतु अरेखित एवं रेखित होते हैं। अरेखित पेशी आहारनाल की भित्ति में, आंत में, वृषण में, मूत्राशय में तथा रक्तवाहिनी में पाए जाते हैं। रेखित पेशी बहुकोशिकीय होते हैं परंतु अरेखित एवं कार्डियक पेशी एकोशिकीय होती है। रेखित पेशी ऐच्छिक होती है और अरेखित एवं कार्डियक पेशी अनैच्छिक होती है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। न्यूरॉन में साइटोन, डेंड्राइट, एक्सॉन होते हैं। आवेग का संचालन हमेशा एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट के रूप में होता है। साइटोन के समूह को गुच्छिका को एक्सॉन के समूह के वंश का निर्माण करते हैं। साइटन के समूह गुच्छिका एवं एक्सॉन के समूह तंत्रिका का निर्माण करते हैं। साइटन के समूह गुच्छिका निर्माण करते हैं। साइटन का समूह जो गुच्छिका का निर्माण करते हैं, एक्सॉन के समूह को तंत्रिका निर्माण करते हैं। अध्याय 3 आ गए, जीवों में विविधता। अध्याय 3 है जीवों में विविधता। जीवों की आपसी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में रखा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की सुव्यवस्था और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनके जैविक नामांकन तथा उसके संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम वर्गीकी या टेक्सोनोमी की स्थापना किया था, उन्हें वर्गीकी का जनक कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण में परस्पर संबंधित लक्षणों का एक पदानुक्रम बनाया जाता है, जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है।
जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित रहता है। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत एवं तरीके, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा शारीरिक संगठन के आधार पर होती है। आर विटेकर ने सर्वप्रथम जीवों के 5 जगतों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एवं एनिमेलिया में विभाजित किया। पादप जगत या प्लांटी के 2 उपजगत है, क्रिप्टोगेमस एवं फैगोगेमस में विभक्त करते हैं। क्रिप्टोगेमस में 3 विभाग है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में शैवाल एवं लाइकेन आते हैं, इनका शरीर थैलस की तरह रहता है। ब्रायोफाइटा में शैवाल की तरह जैलम एवं फ्लोएम नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है, लेकिन ये बीज रहित होते हैं। फेनरोगेम्स में जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में बीज फल के भीतर पाया जाता है। जंतु जगत या एनिमेलिया को 10 संघों में बांटा गया है। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, नाइडेरिया, प्लेथमिस, एस्केमिलीज या निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोमेटा, पोर्टोकार्डा तथा कार्डेटा। वर्टिब्रेटा संघ कार्डेटा का एक उपसंघ है। उपसंघ वर्टिब्रेटा को 5 वर्ग स्पीसीज, एम्फीबिया, एप्रिलिया, एबीज तथा मेलेनिया में बांटा गया है। अध्याय 4 है स्वास्थ्य का अर्थ है किसी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, ना कि केवल बीमारियों या पीड़ा का होना होना। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें हैं संतुलित आहार, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन एवं जल, व्यायाम एवं विश्राम, दुर्व्यसन का न होना। रोग एक असमान शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर अंग या अंगतंत्र समान रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। वैसे संकेत जो शरीर में अंगों का समान कार्य न करने से मिलते थे, जिससे केवल रोगी ही महसूस कर सकते, रोग लक्षण कहते, सिम्टम कहलाता है। रोगों के समांतर चिन्ह सैन वैसी स्थिति है जो शरीर की कायिक एवं रचना का आदर्श स्वरूप में परिवर्तित करने की दर्शाते हैं। ऐसे रोग जो अचानक उत्पन्न होते हैं तथा जिनका प्रभाव अंशकालिक अर्थात कम समय के लिए तथा तीक्ष्ण होता है उसे तीव्र एक्यूट रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं चिरकालिक रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग के कई प्रकार होते हैं, बृहद समूह बनाए गए आंतरिक कारकों से होने वाले रोग तथा बाह्य कारकों से बाहरी कारकों से होने वाले रोग। सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाता है। ऐसे रोग जो संक्रमण अभिकर्ताओं जैसे रोगाणुओं के कारण नहीं होते असंक्रामक रोग कहलाते हैं। संचारित रोग एक ऐसे संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में एक से समुदाय से दूसरे समुदाय में किसी बाह्य कारकों के माध्यम से फैलते हैं। संचारित रोग वायु द्वारा संक्रमित, भोजन एवं पेयजल द्वारा, कीटों तथा अन्य जंतुओं द्वारा शारीरिक द्रव्य के माध्यम से फैलाते हैं। संक्रामक रोग के उपचार सामान्यतः 2 सिद्धांतों पर आधारित है। एक, रोगों के लक्षण एवं प्रभाव को कम करने हेतु उपचार तथा रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए। संक्रामक रोग के रोकथाम संक्रामक रोग के रोकथाम के लिए शुद्ध पेयजल, अपशिष्टों का उचित निपटाना, सूक्ष्म रोगाणुओं के भागों का नियंत्रण, शरीर में प्रथमशाली प्रतिरक्षा तंत्र का आवश्यक होना है। टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा सूक्ष्म रोगाणुओं को किसी विशिष्ट रसायन के माध्यम से विकसित कर अत्यंत कम मात्रा में किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम पोलियो नामक रोग के विरुद्ध हमारे देश में चलाया जा रहा एक अभियान है। 5वां चलते हैं खाद्य संसाधन पौधा। भोजन मानव द्वारा ऊर्जा प्राप्ति का मूल रूप है। मानव उपयोगी पौधे या फसलों के उत्पादन के विज्ञान को कृषि कहते हैं। किसी फसल की 2 भिन्न वांछित गुणों वाली प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराकर एक सर्वथा नवीन प्रजाति विकसित करने की क्रिया को पादप संकरण कहते हैं। ऐच्छिक गुणों के वाहक डीएनए खंड को एक पौधे से दूसरे पौधे में प्रतिरोपित कर आनुवांशिक रूपांतरित पौधे विकसित किए जाते हैं। फसलों के समूलता प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को पादप प्रजनन कहा जाता है। इसके लिए पूर्व स्थापन वांछित गुण वाले पौधे का चयन एवं संस्करण की क्रिया अपनाई जाती है। फसल की समूलता किस्मों के अनेक लाभ है। ये ज्यादा पैदावार, पूर्ण परिपक्वता, खाद का बेहतर असर, वांछित गुण, विस्तृत अनुकूलशीलता वाली है। समूलता किस्म की कुछ हानियां भी है, जैसे उच्च कृषि निवेश, कम चारे की प्राप्ति में खरपतवार के नियंत्रण की समस्या। पौधे की वृद्धि और विकास के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक है, जिनमें कुछ सूक्ष्म मात्रिक है जो कुछ बृहद मात्रिक तत्व होते हैं। मृदा में विभिन्न पोषक को निरंतर पुनर्चक्रण के लिए खाद एवं उर्वरक का अनुपयोग है। आधुनिक सफल खेती में रासायनिक उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रासायनिक उर्वरक का उपयोग मृदा की प्रकृति एवं फसलों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। खेती की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशक तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम करने में या बिल्कुल नहीं करने में, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करने में लगा जाता है। सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों समय समय पर खेत में लगी फसलों को जल की आवश्यकता
पूर्ति करते हैं। एक ही भूखंड पर दो या ज्यादा फसल एक साथ मिलाकर उगाने की प्रक्रिया मिश्रित फसल उत्पादन करते हैं। अंतर फसल उत्पादन में दो या ज्यादा फसल निश्चित कतार में उगाए जाते हैं। इन दोनों प्रथाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को किसी एक फसल की उपज की पूर्ण विफलता के सुरक्षित करना है। एक ही भूमि पर बदल बदल कर अनुक्रम फसल उगाने की प्रणाली को फसल चक्र कहते हैं। अच्छी फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण जरूरी है। रोगों और रोगाणुओं से फसलों की सुरक्षा विशिष्ट रसायनों द्वारा की जाती है, जिनको कीटनाशी कहते हैं। आधुनिक कृषि में फसल बोने के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करना एक आवश्यक प्रक्रिया है। कीटनाशियों के इस्तेमाल में आवश्यक सावधानी का बरतना जाना निर्यात है। भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की क्षति अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों द्वारा होती है। नमी एवं ताप भंडारित खाद्यान्नों की क्षति पहुंचाने वाले अजैविक घटक है। सूक्ष्म जीव, कीट, चूहे, पशु, पक्षी आदि विभिन्न जैविक घटकों से है, जो कि अन्य तरीके से भोजन उत्पादों को क्षति पहुंचाते हैं। पीड़क को नाशक जीवों नियंत्रण मिश्रित पशुपालन की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं को संबंधित पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। दूध, मांस तथा अंडा प्रमुख जंतु भोजन उत्पाद है। पशुओं के मल मूत्र से बायोगैस का उदाहरण होता है। पशुओं के प्रबंधन के अंतर्गत पशु भरण पोषण, उसका स्थल आवास होने वाले लोग तथा बचाव नस्ल है। सुधार का प्रबंधन किया जाता है। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। गाय के दूध में प्रोटीन, खनिज, कैल्शियम तथा विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन के, B2, B12 तथा आयोडीन भी पाया जाता है। भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बुवेलिस है। भैंसों के दूध में वसा, विटामिन ई, प्रोटीन तथा कैल्शियम एवं फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पशुधनों के रोग ज्यादातर वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई के कारण होते हैं। पशुधनों का नस्ल सुधार कर उनसे प्राप्त उत्पाद और बढ़ाया जा सकता है। पशुओं में प्रजनन की दो विधियां हैं, प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम वीर्यसेचन में वीर्य की कृत्रिम वृद्धि को मादा के योनि में प्रविष्ट कराया जाता है। संकर नस्ल की दुधारू गाय को दुग्ध उत्पादन क्षमता देसी नस्ल की गाय की उपचार बहुत ज्यादा होती है। संकर नस्ल की उन्नत किस्म की मुर्गियां विकसित करना आर्थिक दृष्टि से ज्यादा लाभदायक। मछलियां के पौष्टिक भोजन का अतिरिक्त तेल, उर्वरक जैसे उपयोग खत्म थे। मछलियों का उत्पादन प्रबंधन आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। आप फटाफट ऑब्जेक्टिव करते हैं इसको। आपको पहला चैप्टर मत्स्य उद्योग वास्तविक मछलियों को अतिरिक्त कवचीय मछलियां जैसे झींगा, महाचिंगट आदि को भी पालन होता है। समुद्री मत्स्यिकी के अंतर्गत समुद्री मछलियां तथा कवचीय मछलियां का उत्पादन किया जाता है। अंतःस्थलीय मत्स्यिकी के अंतर्गत मृदुजलीय मछलियां तथा कुछ प्रजाति के कवचीय मछलियां का संबंध उत्पादन से किया जाता है। सार्डिन, टूना, बॉम्बे डक तथा प्रोमकेट समुद्री मछलियां की कुछ प्रजातियां हैं। रेहू, कतला, एनाबस, मांगुर, सिंगी, गरई और मृदुजलीय मछली की प्रजाति। मिश्रित मछली संवर्धन विधि में कई प्रजाति की मछलियां का संबंध एक तालाब में एक ही समय में किया जाता है। आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खी पालन पोषण प्रबंधन मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी से हमें शहद या मधु तथा मधुमेह प्राप्त है। मधु पौष्टिक भोज्य पदार्थ है। इसमें शक्कर, खनिज तथा विटामिन होते हैं। मधु या शहद प्राकृतिक रोगाणुरोधक भी होता है। मधुमक्खी पालन कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका का उपयोग किया जाता है। अब चलते ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे जीव को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती क्या है? वैसे जीव को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानियां पाई जाती है? तो वह है पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं। तो जीन बने होते हैं डीएनए खंड से। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियोजित किया जाता है? तो केंद्रक द्वारा। कोशिका की वृद्धि द्वारा नियंत्रित किया जाता है केंद्रक द्वारा। कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति होती है पारगम। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंधः-प्रदभ जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केंद्रक द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चयनात्मक पारगम झिल्ली है? चयनात्मक पारगम झिल्ली कौन सा है? तो वो है कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में से कोशिकांग में किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। इसको यातायात प्रबंधन कहते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस द्वारा होता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। जब किसी जीवित कोशिका के अतिपराश्रयी विलयन में डाला जाता है, अतिपराश्रयी विलयन, जीवित कोशिका को अतिपराश्रयी विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? कोशिका संकुचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर है ऊतक। क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो वो बढ़ते हैं शीर्ष बीजोतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु ऊतक एक प्रकार का क्या होता है? सरल ऊतक होते हैं। मृदु ऊतक एक प्रकार का सरल ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन की क्षमता होती है। तो विभाजन की क्षमता होती है किसमें? विभज्योतक ऊतक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? बताओ। तो वो होता है दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो गैसों का विनिमय स्टोमाटा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? तो वो होता है कार्क कोशिका में। जटिल ऊतक बना होता है। जटिल ऊतक किसे बनाता है? जटिल ऊतक किसे बना होता है? तो वो होता है विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है? तो देखिए, मिट्टी से जल और खनिज लवण जो है जैलम द्वारा, अफ्लोएम द्वारा भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है तो वो होता है चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। कौन लेता है? चालनी नलिका बनाने में कौन भाग लेता है? तो फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सहकोशिका पाए जाते हैं। फ्लोएम में। कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है। केंद्रक अनुपस्थिति रहता है किस में? तो वयस्क चालनी नलिका में। वयस्क चालनी नलिका में। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? आहार का चालन करना। आहार का चालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्की या सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वो होता है सुरक्षा करना। पक्षमावी या पक्षमल एपिथेलियम पाए जाते हैं ट्रेक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि है एक संयोजी ऊतक। रक्त अस्थि है एक संयोजी ऊतक और रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तो दोनों का दोनों ऊतक ही संयोजी ऊतक, लेकिन तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? एरियोलर ऊतक में। एरियोलर ऊतक में। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका पाए जाते हैं अस्थि में, बोन में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? एडिपोज ऊतक। एडिपोज के कारण मोटा हो जाता है। लिगामेंट का निर्माण कहाँ होता है? लिगामेंट का निर्माण कहाँ होता है? लिगामेंट का निर्माण कहाँ होता है? तो लिगामेंट का निर्माण होता है पाला तंतु कोशिका, पीला तंतुमय ऊतक में। अरेखित पेशी क्या है? अनैच्छिक। अरेखित पेशी क्या है? अनैच्छिक। मांसपेशी अस्थियों को जोड़ती है, टेंडन। हड्डी को बोन को लिगामेंट। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना है? 90%। रक्त के थक्का बनाने में मदद कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, उसको कहते हैं तंत्रिका ऊतक। अब चलते हैं तीसरा चैप्टर, जीवों के किसने 5 जगत में वर्गीकरण किया था? तो उसको क्या था? आर्विटकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगलिना को किस जगत में रखा जाता है? उसको युगलिना को प्रतिष्ठा जगत में रखा जाता है। कवक के में अभाव होता है किसका? कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या आता है? मांस। इसमें कौन सा मनी पौधे हैं? वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेजित नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? थैलस। इनमें से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? स्पैरोगोरा। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? जीवाणु।
इनमें से कौन सा पुष्पीय पौधा है? एंजियोस्पर्म। किस विभाग के पौधे के पादप वर्गों का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। किस प्रकार के पौधे में सभी समानांतर शिराविन्यास करता है? तो वो है एक बीज। नेफ्रिडिया उत्सर्जित अंग क्या है? संघ एनिलिडा का। निम्नलिखित में से कौन सा तितरकर्णीय प्रणाली है? टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण जिसका शरीर असमित टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असमिता के हो जाता है? घोंघा। जल संवहन नालतंत्र जंतु में होता है। जंतु का लक्षण क्या है? इकेडेनोमार्टा। एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वो मुक्त होता है किससे? रोग और मानसिक तनाव से। ऐसे रोग जो बहुत कम समय तक बने रहते कहलाते हैं चिरकालिक। संक्रामित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग कौन सा है? वो है मलेरिया। संक्रमित पेयजल में फैलने वाला रोग कौन सा है? वो है हेपेटाइटिस। एड्स का क्या है? तो वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।